नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत द्विवेदी युग की विशेषताएं लेकर आए हैं। तो द्विवेदी युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, तो चलो फिर शुरू करते हैं। द्विवेदी युग की विशेषताएं। द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी कविता का दूसरा युग है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। सन 1900 से 1920 तक का समय द्विवेदी युग कहलाता है। इस काल के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस युग में हिंदी खड़ी बोली के शुद्ध रूप का चलन शुरू हुआ था। तो देखो यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात है। द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी कविता का कौन सा काल है? दूसरा काल है। इसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसका समय क्या था? सन 1900 से 1920 तक। और इस काल के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इस युग में हिंदी खड़ी बोली के शुद्ध रूप का चलन शुरू हो गया था। तो इस प्रकार आपके 5-6 प्रश्न इसमें से बन रहे हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तो बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और ये अच्छे प्रश्न हैं। अब आते हैं एक एक बिंदु हम समझते हैं। तो पहला दिया हुआ है देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति पर छोटी बड़ी कविताएं लिखी गईं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस युग के जितने भी कवि हैं तो उन्होंने राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम से प्रेरित होकर रचनाएं लिखी हैं, जिससे लोगों के अंदर भी देश प्रेम की भावना जगा सकें। दूसरा बिंदु आता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो देखो, अंग्रेजी भारतीय युग की तरह द्विवेदी युग के भी कवियों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। तो इसमें लिखा है कि इस युग की कविताओं में विदेशी भाषा अंग्रेजी और अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार जोर शोर से किया गया। देखो, इसमें तो दोनों बातें आ रही। एक तो अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध किया है, अंग्रेजी भाषा का भी विरोध किया है। अब देखो, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इसलिए किया, अगर हम दूसरे की भाषाएं और उनकी शिक्षा ग्रहण लेगी तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारी शिक्षा और भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। इसलिए इस युग के कवियों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। फिर तीसरा बिंदु आता है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। तो इस युग की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। कहने का मतलब ये कि द्विवेदी युग के समय हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास और रूढ़ियाँ व्याप्त थीं। उनका विरोध करने के लिए इन्होंने अपनी कविताओं को क्या करा है? विषय बनाया है, जिससे लोगों में अंधविश्वास और रूढ़ियाँ समाप्त की जा सकें। फिर अगला चौथा बिंदु है मानव प्रेम। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। यानी इस युग के कवियों ने बहुत सारी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। फिर पाँचवां बिंदु, तो पाँचवें बिंदु में दिया है कि अतीत के गौरव का गान। इस युग के कवियों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा इसके गौरव का गान अपनी कविता में किया है। अतीत के गौरव का गान का अर्थ ये है कि जो भारत की विशेषता यहाँ की संस्कृति है, उन्हीं का अपनी रचना में क्या किया है? फिर पुनः से भारतीय जो दिया, भारतीय प्राचीन भारत की संस्कृति का इन्होंने उल्लेख किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी भारतीय जो संस्कृति है उसको जान सके, समझ सके और किसी प्रकार से भूले ना और उसका प्रचार प्रसार कर सकें। अगला 6वां बिंदु फिर आया है कि हास्य व्यंग प्रधान रचनाएं। द्विवेदी युगीन काव्य में सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों तथा विदेशी भाषा के प्रचार प्रसार पर हास्य व्यंग पूर्ण रचनाएं लिखी गई। फैशन और व्यभिचारी पर तीखे व्यंग किए गए हैं। देखो कितना आसानी से दिया कि हास्य व्यंग रचनाएं किस आधार पर की गई हैं? सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक अंधविश्वासों को, विदेशी भाषा के प्रचार प्रसार पर व्यंग किए गए और फैशन और व्यभिचारी, यानी इन सब चीज़ों पर हास्य व्यंग किया गया। कहने का मतलब ये कि कवि सीधे सीधे विरोध ना करके यहाँ पर उन्हें व्यंग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में भी आ जाए आसानी से। अगला फिर 7वां बिंदु दिया है शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग। ये इस युग की भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। देखो वर्तमान में जो हमारे यहाँ भारत में जो हिंदी बोली जाती है वो हम खड़ी बोली में ही बोलते हैं। जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं वो भी खड़ी बोली में ही प्रकाशित होती हैं। इसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। अब शुद्ध खड़ी बोली किसे कहते हैं, यानी जो व्याकरण की दृष्टि से कैसी होती है, शुद्ध होती है, उसी को खड़ी बोली हम कहते हैं। तो ये कैसी बहुत ही सुदृढ़ और व्याकरण निष्ठ वैज्ञानिक भाषा है। उसके बाद आता है बिंदु नंबर 8। तो 8 में प्रकृति चित्रण। इस काल में प्रकृति के मनोहर चित्र खींचे गए हैं। प्रकृति के मानवीकरण शैली का प्रयोग स्थान स्थान पर मिलता है। देखो इन्होंने कहा है कि इस युग के भी कवियों ने जो प्रकृति यानी नेचर है, अब नेचर में क्या है, जैसे सूरज, चांद, झरना, पेड़ पौधे, फूल, नदी, आकाश, तारे, ये सब कैसे हैं, प्राकृत हैं। अब इन्हीं का इन्होंने क्या किया, मानवीकरण चित्रण किया। जैसे उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो देखो फूल कभी हंसते नहीं ना कलियां मुस्काती हैं, लेकिन यहाँ पर फूलों और कलियों में मानुष के जो स्वभाव होते हैं उनको क्या कर दिया, आरोपित किया। वही कहलाता है मानवीकरण। जहाँ पर प्रकृति में मानव की तरह क्रियाकलाप करते दिखाया जाए उसे प्रकृति, उसी को मानवीकरण कहते हैं। जैसे देखो इसमें उदाहरण भी दिया है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चार चंद्र की चंचल किरणें, अब सुबह का समय है, सूर्य निकलता है, किरणें आती हैं, तो वहीं पर देखो जल भरा हुआ है, सरोवर है, तो क्या खेल रही थी जल थल में। अब किरणें तो सीधे रोशनी देती हैं, कभी खेलती तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या किया है, मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया है। बिंदु नंबर 9, छंदों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने दोहा, चौपाई, रोला, गीत का, हर गीत का आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। यानी इस देखो कवियों ने कई छंदों का प्रयोग किया, लेकिन दोहा, चौपाई, रोला, गीत का, हर गीत का, इनका अधिक प्रयोग किया गया है। तो जिन छंदों का प्रयोग अधिक किया जाता है हम विशेषता में उनका उल्लेख करते हैं, जिनका कम किया जाता है उनका उल्लेख नहीं करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि और जो महत्वपूर्ण छंद हैं उनके साथ साथ कम महत्वपूर्ण हैं, जिनका कम प्रयोग होता है उनका भी कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार ये विशेषताओं वाले बिंदु समाप्त हो गए। अब अतः कह सकते हैं कि इस युग में देश प्रेम, अतीत के गौरव का गान, सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ शुद्ध खड़ी बोली जैसी विशेषताओं का वर्णन इस काल की मुख्य विशेषता है। इसलिए द्विवेदी युग को आधुनिक काल का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो ये देखो अंत में हमने ये भी बता दिया कि इस युग की और क्या विशेषता है। अब आपका आएगा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और रचनाएं। तो एक तरफ प्रमुख कवि, दूसरी तरफ रचनाएं। अब कुछ देखो यहाँ पर जो द्विवेदी युग की विशेषता है, इसमें हमने कुछ मेन जो मुख्य कवि हैं उनको और उनकी कुछ मुख्य रचनाओं का ही उल्लेख किया है, ताकि अब विशेषताओं के साथ कवि और उनकी रचनाएं समझ सकें। वैसे द्विवेदी युग के बहुत सारे कवि और उनकी रचनाएं भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला है द्विवेदी युग, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रचनाएं सुमन, गंगा लहरी। दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तो इनकी रचना पंचवटी, साकेत, भारत भारती। तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास और पारिजात। फिर चौथा राम नरेश त्रिपाठी, तो इनकी रचना मित्र, पथिक, स्वप्न। तो देखो ये चार हमने कवियों का यहाँ उल्लेख किया और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आपके हो गए द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, इससे संबंधित प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस नोट्स को पढ़ने या देखने के लिए इस वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो आपका अपलोड होगा उसके हम कुछ दिनों बाद ही इसको क्या करेंगे, इस साइट पर अपलोड कर देंगे, यानी शीघ्र प्रयास करेंगे, जिससे आप आसानी से इसको पढ़ और नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षेप में जो विशेषताएं प्रस्तुत की थी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।